यह वीडियो क्लास 10 का इतिहास का है। इसमें हम बताने वाले हैं इकाई 7 का वीडियो है। इकाई 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण। द्वितीय प्रश्न के बचे हुए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है 1995 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो 1945 ईस्वी के बाद दो विभिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभावों तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। इस स्थिति से विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः दो गुटों में विभक्त हो गया। एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देश का गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जिसकी विशेषता थी राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट जिसकी विशेषता थी बाजार और मुनाफा आधारित अर्थव्यवस्था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत रूस पूर्वी यूरोप जिसमें था हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी आदि, और भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया, जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तर कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों को वह सिर्फ अपने प्रभाव में ही ला सका। पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देश का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के दो क्षेत्रों दक्षिण अमेरिका और मध्य तथा पश्चिम एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। दक्षिणी अमेरिकी महादेशों के देशों में तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था ISI के सैनिक शक्ति के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव कायम किया। पश्चिमी मध्य एशिया, ठीक है, पश्चिमी मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को अरब बहुल्य आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवाकर बनाए रखने में सफल हुआ। वस्तुतः अमेरिका जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था के आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है, जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी देशों में था। अतः इस पर अमेरिका हर कीमत पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहता है। ठीक है, उसके बाद है 1945 से 1960 ईस्वी के दशक में पश्चिमी यूरोप का विश्व राजनीति और अर्थतंत्र में प्रभाव काफ़ी क्षीण हो गया। 1970 ईस्वी तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेश उनसे छीन गए, जिसके संसाधनों का दोहन करके उन देशों ने विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग के नवीन युग की शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद जिसे यूरोप की एकीकरण के रूप में जानते हैं। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं EEC की स्थापना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, लक्ज़ेमबर्ग और इटली शामिल हुए। उन देशों ने एक साझा बाजार कायम किया। ब्रिटेन 1960 ईस्वी में इसका सदस्य बना।
इन देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव स्पष्ट रूप से बना रहा। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों में नवीन आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1947 ईस्वी के बाद भारत की आज़ादी के साथ ही उन देशों में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा हो गई और अगले 15 वर्षों में सभी देश स्वतंत्र हो गए। इन देशों पर तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का प्रभाव स्थापित हुआ। अमेरिका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद से अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। सोवियत रूस अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। उत्तर है, वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, मुख्य तत्व हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर स्पष्ट दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर, कस्बा और गांव में सभी जगह दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1951 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से हुआ, जिससे जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले पैसा लिया जाता है, जैसे यातायात की सुविधा, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूरसंचार और सूचना तकनीक, होटल और रेस्टोरेंट आदि। उपर्युक्त वर्णित सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफ़ी तेज़ी से फैला है, जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर मिले हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को और उसी अनुरूप में बढ़ाया है। उसकी पूर्ति हेतु नए नए सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इस प्रक्रिया ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखें। तो 1919 ईस्वी के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी को आधार मानकर 1919 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांट सकते हैं। 1919 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक काल सामान्यतः आर्थिक उन्नति का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव क्षीण हो गया। इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, रूस, ये 3 देश विश्व के सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तत्काल बाद 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था। वह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ। 1922 ईस्वी के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका प्रमाण है 1928 से 1929 ईस्वी में 50 लाख कार की बिक्री हुई। सोवियत रूस और जापान इन दोनों देशों ने भी 1919 ईस्वी से 1929 ईस्वी के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। रूस ने अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की।
तो जापान ने अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। 1929 ईस्वी के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ, जो 1933 ईस्वी तक बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे दूर करने के लिए नई व्यवस्था न्यू डील लागू की। इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग में संतुलन लाना था, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल आदि कार्यों के लिए ऋण दिए गए ताकि अतिरिक्त रोजगार व क्रय शक्ति का सृजन किया जा सके। यूरोपीय देशों ने इस मंदी से निकलने के लिए कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। यूरोप आर्थिक स्थलीकरण के दौर में प्रवेश किया। आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि यही एक देश था जिस पर मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। दूसरे, इटली और जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई और देशों को अपने लपेट में ले लिया, जैसे स्पेन, यूनान, ऑस्ट्रिया आदि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को अवश्य संभावी बना दिया। ठीक है, अवश्य संभावी। अब हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 है, दो महायुद्धों के बीच 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से हम यहाँ रोक रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।